ये ऐतिहासिक घोषणा है कि बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, 20 दिनों के अंदर सरकार बनने के ये अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। बिहार में सरकार केकर हुई, यही एक सवाल हर तरफ है। कोई पूछ रहा है कि क्या एनडीए दोबारा से सत्ता में आएगी, और यदि सत्ता में आ भी गई तो क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार तेजस्वी यादव बाजी मार ले जाएंगे। हम कह रहे हैं कि हार जीत जिसकी हो, इस बार संभावना है कि बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और ये हम सिर्फ हवा में कोई संभावना नहीं जता रहे हैं, इसके पीछे आंकड़े हैं और पुख्ता आंकड़े हैं। पहली बात कि जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि एनडीए की राह बहुत आसान है या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन बहुत आसानी से जीत लेगा, वो दोनों ही मुगालते में है। दोनों की राह आसान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि क्यों इस बार एनडीए की राह आसान नहीं है, नीतीश कुमार की राह आसान नहीं है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2020 में, तब हार और जीत यानी जिसकी सरकार बनी और जो विपक्ष में बैठा, उनमें वोटों का अंतर मात्र 11,150 था। जी हाँ, मात्र 11,150 वोटों से तय हुआ था कि कौन सत्ता में आएगा और कौन विपक्ष में बैठेगा। भले ही एनडीए ने उस समय 243 में से 125 सीटें जीत ली थी और विपक्ष को मात्र 110 सीटें मिली थी महागठबंधन को, लेकिन वोटों का अंतर जरा सा था। एनडीए को 1,57,02,650 वोट मिले थे। दोहरा देते हैं, 1,57,02,650 वोट, और महागठबंधन को 1,56,91,500 वोट, यानी 37.23%, 37.23% वोट विपक्ष को मिले थे और 37.26% वोट एनडीए को मिले थे जिसने सरकार बनाई थी। और ये यदि आंकड़ों में जाएं तो सिर्फ 11,150 वोटों का अंतर था। इन वोटों से तय हुआ था कि कौन कुर्सी संभालेगा और कौन विपक्ष में बैठ के नारेबाजी करेगा। तो इस बार दो फैक्टर जो हैं वो एनडीए के बिल्कुल खिलाफ थे, हैं नहीं थे। पहला, एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। 10 साल से नीतीश कुमार सत्ता में है। बिहार में कई तरह के मुद्दे, बेरोजगारी है, लाठीचार्ज है, पेपर लीक है, तमाम तरह की परीक्षा में गड़बड़ियां हैं। ये सारे मुद्दे हर बार की तरह इस बार भी हैं और विपक्ष इनको बिल्कुल अच्छे से कैश करने में लगा हुआ है। कोशिश उसकी वही है कि यूथ को कम से कम अपनी तरफ कर ले। यूथ पे बड़ा टारगेट है। एक चीज और जो एनडीए के खिलाफ है, पहला कि सत्ता विरोधी लहर थी, दूसरा कि उनके साथ इस बार कुछ छोटी पार्टियां अलग हो गई हैं, जैसे वीआईपी। भले ही उसको 5 लाख वोट मिले थे, लेकिन वो 11,150 वाले अंतर से तो कहीं ऊपर है। तो क्या इतनी छोटी पार्टी भी हार जीत तय कर सकती है? एक और फैक्टर कि इस बार एक नई पार्टी मैदान में है, जनसुराज, प्रशांत किशोर की। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा उलटफेर कर देंगे, कुछ कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि या तो वो 10 से नीचे सिमट जाएंगे या फिर 150 सीटें आएंगी, यानी आर या पार, उनमें से वो एक चीज करने वाले हैं। क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक बड़ी पॉजिटिव चीज एनडीए के पक्ष में है,
वो क्या है कि पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी उनके साथ नहीं थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पिछली बार एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ी थी, गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ी थी। इसके बावजूद उन्होंने लगभग 25 लाख वोट हासिल किए थे, जो कुल वोटों का 5.6% था। तो यदि मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए से अलग हुई है वीआईपी और उसके 6.5 लाख वोट कटे हैं, तो 25 लाख वोट पाने वाली चिराग पासवान की पार्टी इस बार एनडीए के साथ है। ये हुई एनडीए की बात। तो इस अंक गणित से देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। भारी होने के कुछ और भी कारण हैं। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को ये चीज समझ में आ गई थी कि युवा और महिला वर्ग, इन दोनों की वोट की जमीन उनकी खिसक चुकी है। इसीलिए उन्होंने पिछले 3 महीने में जिस तरह की घोषणाएं की, वो आप सिरे से देखेंगे कि 2 ही लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थी, 2 ही वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए थी, एक महिलाएं, दूसरा युवा वर्ग। वो चाहे 7 साल के लिए 5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन फ्री देने की बात हो या फिर महिलाओं के खाते में पैसे भेजने की। नीतीश कुमार ने 40,000 करोड़ रुपए का खजाना उनके लिए खोल दिया, जो बिहार के संसाधनों का लगभग 60% बनता है। यानी राजस्व जितना आ रहा है उसका 60% उन्होंने सिर्फ वोटर्स को अपनी ओर लाने के लिए खर्च किया है पिछले 3 महीने में। बड़ी बात है। यानी खोई जमीन पाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव है। महागठबंधन कह लीजिए या तेजस्वी कह लीजिए, बात एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि बाकी जितनी भी दल उसमें हैं शामिल महागठबंधन में, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो या बाकी पार्टियां हो, उनका होना ना होना बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं। उन्होंने जो वादा किया वो बिहार की राजनीति में खलबली मचाने जैसा था। उन्होंने कहा कि हम 20 दिन में कानून बनाएंगे और 20 महीने में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। सरकारी नौकरी, बड़ी घोषणा है। पहली नजर में ही जुमला लगता है। हम नहीं कह रहे कि वो झूठ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे वादे जमीनी हकीकत बन सकते हैं? संभावना न के बराबर है। वो भी हम बता देते हैं कि क्यों। उन्होंने कहा कि एनडीए ने 20 साल में युवाओं को नौकरी नहीं दी, लेकिन हम 20 दिन में कानून बना के 20 महीने में वो कर दिखाएंगे जो 20 साल में एनडीए ने नहीं किया। यदि उनकी बात पे यकीन कर लें, थोड़ा सा आंकड़ों पे तोल के देख लेते हैं इसको। बिहार की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास है 2025 की बात करें तो, और लगभग 3 करोड़ परिवार बनते हैं इनमें। 3 करोड़ परिवार। अभी नौकरियां कितनी हैं? सिर्फ 20,50,000 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं बिहार में। इस हिसाब से यदि वो हर परिवार में नौकरी देने की बात करते हैं और 3 करोड़ परिवारों में से ये 20 लाख घटा दें तो करीब करीब 3.25 करोड़ नौकरियां उनको जनरेट करनी होंगी, वो भी 20 दिन में कानून बना के 20 महीने के अंदर। 20 महीने में 3.25 करोड़ नौकरियां देना संभव है, सरकारी नौकरियां। यदि मान लें कि वो आंख मूंद के हर विभाग में भर्ती करना शुरू कर देते हैं, ऑन एन एवरेज बिहार में सरकारी नौकरी की हर महीने की तनख्वाह 27,000 रुपए है। यदि 2 करोड़ 76 लाख नौकरियां वो दे देते हैं, ऑन एन एवरेज सिर्फ 20,000 रुपया भी देते हैं तो 6 करोड़ 60 लाख रुपया, इतने करोड़ मतलब 6.6 लाख करोड़ हर वर्ष खर्च होंगे। 6.6 लाख करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी पे खर्च होगा नई भर्तियों के। क्या इतना खर्च कर सकता है बिहार? बिहार का बजट देख लेते हैं थोड़ा सा। बिहार का बजट है 3.71 लाख करोड़, यानी जितना बिहार का कुल बजट है उसका दोगुना सिर्फ सैलरी पे खर्च करने की बात हो रही है। अब आप लगा लीजिए कि ये जुमला है या खलबली मचाने वाली हकीकत।
यदि ऐसा कुछ वो करना चाहें तो उन्हें सारी स्कीमें, सारी योजनाएं बंद करनी होंगी, तब भी जाके आधी सैलरी वो दे पाएंगे। तो इससे साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ एक जुमला हो सकता है, वास्तविकता नहीं हो सकती। यदि वो रोजगार बोलते तब भी कुछ लोगों को बात हजम हो जाती। ये उन्होंने बोला है कि वो सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी संभव नहीं है, वो भी पौने तीन करोड़, इतनी नौकरियां नहीं दी जा सकती। ऐसा ही वादा राहुल गांधी ने किया था पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया था। उन्होंने कहा था कि वो हर महीने गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 12,000 रुपए देंगे, मतलब सालाना 7.7 लाख करोड़ रुपए बांटने की उन्होंने घोषणा की थी। उसके बाद चुनाव में क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, सरकार किसकी बनी, वो सब आपके सामने था। तो इस तरह के वादों से, इस तरह की जुमलेबाजी से सत्ता नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी उनका पलड़ा इतना हल्का नहीं है कि उनको एक तरह से इग्नोर कर दिया जाए या ये मान लिया जाए कि सत्ताधारी पार्टियां ही गठबंधन में दोबारा से सत्ता में आएंगी। इसके पीछे रीजन है, पहली बात कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो शायद महागठबंधन के फेवर में जाए। जिस तरह से चुनावी पुनरीक्षण करवाया गया, चुनावी मतदाता सूची का पुनरीक्षण जिसको SIR बोला जा रहा है, वो करवाया गया, उससे जिस तरह से माहौल बना और एक विपक्ष जो लगातार चिल्ला रहा है कि ये वोट चोर हैं, वोट चोरी का मामला, ये दोनों यदि मिलके कुछ फायदा पहुंचा पाते हैं विपक्ष को, विपक्षी दलों को, तो वो उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी चीज कि NDA में सब कुछ उतना ठीक ठाक नहीं है जितना दिख रहा है। चिराग पासवान खुल के बोल चुके हैं कि मैं सब्जी में नमक की तरह हूं, हर सीट पे 20 से 25 हजार वोट काटने की मेरी क्षमता है। यानी अपने अरमान वो जता चुके हैं कि मुझे CM कैंडिडेट घोषित कीजिए या कम से कम आश्वासन दीजिए कि यदि हम जीत के आते हैं तो मुझे बड़ा पद मिलेगा। बड़ा पद का मतलब आप समझ ही सकते हैं। तो इस बार वास्तव में बिहार में होने वाला क्या है, अभी कहना जल्दबाजी होगी, कम से कम जब तक टिकटें घोषित नहीं हो जाती। जन स्वराज पार्टी भी थोड़ी सी कोशिश में है, उतनी प्रभावी अभी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर की पोती को टिकट देकर अति पिछड़ों पर दांव खेला है, उससे ये लग रहा है कि पीछे वो भी नहीं रहने वाले, दमखम से वो मैदान में आ रहे हैं। अब वो कितनी सीटें हासिल कर पाते हैं, विपक्ष कितनी सीटें ले पाता है, सत्ताधारी दल कितनी सीटें ले पाता है, ये टिकटों के बाद लगभग तय हो जाएगा, टिकट बंटने के बाद। क्योंकि उसके बाद हर पार्टी में थोड़ी बहुत भगदड़ मस्ती है कि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, वो सारी चीज़ें होनी है। लेकिन उसके साथ ही लगभग तय हो जाएगा कि सरकार किसकी आएगी। लेकिन एक चीज़ जो हमने शुरू में कही थी कि इस बार तय है बिहार को नया CM मिलेगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, आप पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे नीतीश जी की सेहत जो है ठीक नहीं मानी जा रही। उनकी जिस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं कि वो कभी किसी IAS के चरण छूने लग जाते हैं, किसी के सिर पे गमला रखने चल देते हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो साफ दिख रही हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए एक CM का। वास्तविकता क्या है ये डॉक्टर बता सकते हैं या उनके परिवार के लोग बता सकते हैं, लेकिन इसका असर है। इसी कारण से आप देखेंगे कि NDA के नेता, खास करके भाजपा के बड़े नेता, जब भी दिल्ली से आके बिहार में कोई चुनाव की रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं या कोई और भाषण दे रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में NDA सरकार बनाएगी। वो एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश जी CM होंगे या CM चेहरा है हमारा, बिल्कुल नहीं बोला। विपक्ष का तय है कि विपक्ष यदि जीतता है, महागठबंधन यदि जीतता है, तो तेजस्वी यादव सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं।
तो यदि एनडीए सत्ता में आता है तो संभावना यही है कि नीतीश जी की जगह कोई नया चेहरा सीएम देखने को मिल सकता है। अब नया चेहरा कौन होगा, आप एक बार नजर डाल लीजिएगा हरियाणा पे, राजस्थान पे और मध्य प्रदेश पे। जिस तरह के आरएसएस के बिल्कुल अनजाने चेहरों को उठा के वहां मुख्यमंत्री बनाया गया, बिहार में भी यदि वैसा कुछ हो जाए तो चौंकिएगा नहीं। बाकी देखते रहिए बिहार में सरकार केकर हुई। नमस्कार।